तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आज हम मगध एम्पायर के उदय के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक मगध एम्पायर इतना बड़ा साम्राज्य बन गया जो कि 16 महाजनपदों में सबसे प्रोमिनेंट बनकर उभरा, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर निकला। चलिए दोस्तों, द राइज ऑफ मगध। आपको सबको पता होगा कि 16 महाजनपदों की लड़ाई में आखिर में मगध जो था, मगध साम्राज्य जो था वो विक्टोरियस इमर्ज हुआ था। तो अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास की बात करें जो कि 6th सेंचुरी BC से शुरू हुआ था, तो आपको पता होगा 4 बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये सभी के सभी अपनी अपनी सुप्रीमेसी, अपने अपने डोमिनेंस, अपने अपने हेजीमनी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली जो मगध का साम्राज्य था, जो मगध था, वो क्या हुआ, जीत गया और सबसे पावरफुल बनकर निकला। और यहाँ से शुरुआत होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य की। तो मगध के सक्सेस के जो कारण थे उस बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। आप सभी को पता होगा मगध जो है वो एक ऐसी ज्योग्राफिकल पोजीशन पर लाया करता है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। क्यों? आप ये देखेंगे जब लोहे का इस्तेमाल शुरू ही हुआ था तो जितने भी जो रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स थे, जो लोहे की खदानें थी, जहाँ कच्चा लोहा मिलता था, जहाँ आयरन की ओर मिलती थी, जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, तो यहाँ पर भरमार थी इस इलाके में। और ये राजगीर जो कि उसकी कैपिटल हुआ करती थी उससे ज़्यादा दूर भी नहीं था। आपको पता ही होगा मगध जो आज के बिहार है, पाटलिपुत्र, ये काफ़ी बड़ा, उस वक्त तो ये झारखंड भी इसी के अंडर था, जहाँ के धनबाद शहर में कोयले और ये मैंगनीज और लोहे की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं। तो इस लोहे का इस्तेमाल करके ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार ये लोग बना रहे थे। तो लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाकर जंगलों को साफ़ किया गया और एक आयरन टिप वाला यानी कि लोहे की नोक वाला हल तैयार किया गया, जिससे क्या था, लैंड को प्लो किया जाता था, खेत को जोता जाता था, ताकि लैंड को अच्छा बनाया जा सके, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो ग्रेन प्रोडक्शन का जो एक लेवल है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो मगध बेसिकली आपको पता होगा गैंजेटिक प्लेन्स में लाया करता है, सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है अलूवियम की, है ना, अलूवियम मिट्टी यहाँ पाई जाती है। एक बारी जब जंगलों को क्लियर कर लिया गया था, इससे क्या पता चला कि यहाँ की धरती बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से फूड सरप्लस वहाँ पर अवेलेबल हो पाया। फूड सरप्लस क्या होता है, जितने का ज़रूरत हो तो उतना रख लिया और बाकी बचा हुआ जो अनाज है वह ज़रूरत आने के टाइम पर या किसी और जगह पर, जैसे अगर कहीं कोई युद्ध लड़ रहा हो कोई देश, तो उसको सप्लाई करने के भी काम आता है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है, ये जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन होता है, इसी को सरप्लस फूड कहते हैं। तो मगध बेसिकली एक स्पेशल एडवांटेज जो था वो एंजॉय कर रहा था और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी थी इनके पास। तो जितनी भी इंडियन स्टेट्स थी, वैसे तो उनको भली भांति घोड़ों का इस्तेमाल पता था कि घोड़ों का इस्तेमाल जो वो रथ में लगा के करना है। तो मगध वो पहला मतलब वो था इलाका था जिसने एलिफेंट्स का यूज़ किया था। बड़े स्केल पर जितने भी इनके नेबरिंग कंट्रीज़ थे या नेबरिंग स्टेट्स थे, उन सब के वॉर के अगेंस्ट में इन्होंने जो है हाथियों का इस्तेमाल किया। अब आपको पता होगा 16 महाजनपदों की हमने बात की है, तो 16 महाजनपदों, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस के ऊपर, तो पोरस की हार का कारण ये एलिफेंट्स भी थे। पोरस की हार का कारण ये एलिफेंट्स भी थे, लेकिन उस बारे में वो एक अलग टॉपिक है, उस बारे में अभी
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि पोरस हारा या जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है हर्यंक वंश की या हर्यंक डायनेस्टी, जो कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक राज करते हैं। ये बिंबिसार हैं, ये बिंबिसार हैं जो कि जिन्होंने हर्यंक वंश की नींव रखी थी। तो ये फाउंडर मेंबर थे हर्यंक वंश के, हर्यंक डायनेस्टी के। तो मगध जो था वो प्रोमिनेंस में आया, किसके लीडरशिप में? बिंबिसार की लीडरशिप में। और गौतम बुद्ध जो था, जो गौतम बुद्ध था वो इसके समय काल में जीवित था। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। यानी कि जब बिंबिसार रूल कर रहे थे तब गौतम बुद्ध जिंदा थे। तो इन्होंने कौशल देश की जो प्रसन्नजीत की बहन थी, सिस्टर थी, जिनका नाम था कौशल देवी, ठीक है ना, जिनका नाम था कौशल देवी, उससे शादी करके इन्होंने अपने इलाके को एक्सपेंशनिस्ट या एक्सपैंड किया। ठीक है, उन्होंने लिच्छवी की महारानी से भी शादी करी, जो लिच्छवी जो राजा था उसकी बहन जो थी चेलन्ना, उससे भी शादी की। और मद्र जो एक किंगडम था उसकी बेटी, मद्र किंग की जो बेटी थी क्या नाम है, खेमा, उससे भी शादी की थी। इसकी वजह से क्या हुआ, बिंबिसार का इलाका बढ़ गया। अब इलाका कैसे बढ़ गया आपको पता होगा, यहाँ पर डाउरी सिस्टम चलता था, तो दहेज में पूरा का पूरा इलाका ही दे दिया जाता था। तो जिसकी वजह से, इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से काशी जो एक इलाका है उसे एज द डाउरी यानी कि दहेज में उसे काशी मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने किंग प्रसन्नजीत की बहन जो कि कौशल राज्य के राजा थे, उनकी बहन कौशल देवी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। अब यहाँ पर एक शाही जो कि चिकित्सक हुआ करते थे, जीवक, जो कि इन्हीं के दरबार में एक चिकित्सक थे, इन्होंने जीवक को उज्जैन भेजा। क्यों? जब राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हुआ था, जब राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हुआ था, तब इन्होंने अपने चिकित्सक को, जीविक को, अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था इनकी देखभाल करने के लिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, इन्होंने अंग पर भी कब्जा किया, है ना, उन्होंने अंग पर भी हमला किया, अंग को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जो एक शेनिया है, सेनिया वो पहला इंडियन किंग था जिसकी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी, सेनिया इनको कहा जाता है, बिंबिसार को भी, क्योंकि इन्होंने अपनी जो आर्मी थी वो क्या कर ली थी, रेगुलेटेड कर ली थी। इनके पास आर्मी कैसी थी, रेगुलेटेड फॉर्म में थी। और इन्होंने ही जो मगध की राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी, वो थी राजगृह। पाटलिपुत्र तो बाद में हुई, जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह। इसके बाद आते हैं अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो हैं ये बिंबिसार के बेटे थे। अब आपको पता होगा ये उनके बेटे थे, इन्होंने अपने पिताजी को मार डाला था और राजगद्दी जो थी वो हासिल कर ली थी। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, बहुत ज़्यादा खूंखार था ये व्यक्ति। इन्होंने काशी के ऊपर कंट्रोल पूरा पा लिया था, कंप्लीट गेन इन्होंने कर लिया था। और जितने भी पुराने रिश्ते थे अपने मामा प्रसन्नजीत के साथ वो सारे ख़त्म कर दिए। कैसे? जब उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, जब उन्होंने कौशल पर अटैक किया। कौशल पर अटैक कर कर पूरा का पूरा जो राज्य था वो अपने मगध एम्पायर में शामिल कर लिया। अब यहाँ पर जो वज्जी कन्फेडरेशन था, एक बहुत बड़ा महाजनपद था ये भी, वज्जी जो अलग अलग इलाकों को मिलाकर बना हुआ था, ये जो वज्जी था ये अजातशत्रु का अगला टारगेट था। अब ये जो वॉर था ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चला, लगभग 16 साल ये वॉर चला, 16 ईयर्स ये वॉर चला है
अजातशत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए 16 साल लड़ाई की, 16 साल संघर्ष किया, लेकिन वज्जी को डिफीट तो किया लेकिन धोखे से। वज्जी को इसने हराया, वज्जी साम्राज्य को इसने हराया, लेकिन धोखे से। कैसे धोखा किया? इसने क्या किया, जो वज्जी के अलग अलग कन्फेडरेशन के इलाके थे उसमें कुछ झूठी खबरें फैला दी। उसने क्या किया, कुछ अफवाहें फैला दी कि भैया तेरे बारे में उसने ऐसा बोला है, अफवाहें फैला दी, और अफवाहें फैलाकर सभी को एक दूसरे से लड़वा दिया, और जिसका फ़ायदा उठाकर अजातशत्रु ने वज्जी को जीत लिया। अब जो 3 चीज़ें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वज्जी को हराने में, वज्जी साम्राज्य को हराने में, या वज्जी एक महाजनपद था इसको हराने में, जो 3 चीज़ें, सबसे पहली थी सुनिधा वत्साकर। सुनिधा वत्साकर, अब ये जो थी, ठीक है, सुनिधा वत्साकर, जो सुनिधा और वत्साकर ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है, सुनिधा और वत्साकर, इन्होंने इसको हराने के लिए, क्योंकि देखो अजातशत्रु के जो ये डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे, ये क्या थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कौन हैंडल करते थे, ये दोनों हैंडल करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफवाहें फैला दी इन कॉन्फेडरेशंस के अंदर, और ये लोग आपस में लड़ने भिड़ने लग गए। फिर हैं आपके रथमूसला, सेकंड जो थे आपके रथमूसला। अब इसने क्या किया, रथमूसला जो कि एक बेसिकली एक, देखो रथमूसला बेसिकली एक चैरियट है, ठीक है ना, ये एक चैरियट है, ये एक रथ है, ये एक रथ है जिसमें एक मेस अटैच्ड थी, एक मेस अटैच थी जिस पर ये खड़ा होकर इसने ये युद्ध लड़ा, और ये काफ़ी उस समय का रथमूसला जो था, कहा जाता है कि उस समय का काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रथ था। फिर आपके महाशिलाकांत, ठीक है, ये महाशिलाकांत क्या है, महाशिलाकांत जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, इतनी बड़ी वो एक कैटापल्ट होती है जिसमें एक ऐसे बहुत बड़ा सा रबर बैंड लगाया होता है, यहाँ पर इतना बड़ा गोला जो है वो अटकाया जाता है, और फिर उसकी जो हिटिंग कैपेसिटी होती है, उसकी जो हिटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज़ मार करती है। तो तीसरा जो वज्जी को हराने में था वो था महाशिलाकांत, यानी कि एक बहुत ही बड़ा कैटापल, एक बहुत ही बड़ी कैटी उसके पास थी, महाशिलाकांत, ये एक बहुत बड़ी उसके पास वो गुलेल कह लीजिए, आम शब्द में से गुलेल कहते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी गुलेल इसके पास थी। इसने वज्जी को हराने के लिए बहुत पापड़ बेले, ठीक है। अब इसी तरीके से काशी और वैशाली, वैशाली जो थी वो वज्जी की कैपिटल थी, वैशाली जो थी वो वज्जी की कैपिटल थी। तो आप ये कह लीजिए कि वैशाली और काशी, इसके रास्ते में जो भी आया, इसके रास्ते में जो भी आया इसने उस पर कब्जा कर लिया। तो काशी और वैशाली दोनों पर इसने क्या कर लिया, कब्जा करके मगध में इसे अपने साथ शामिल कर लिया। इससे क्या हुआ, मगध की टेरिटरी और भी ज़्यादा पावरफुल बनती गई, ठीक है ना, और भी ज़्यादा पावरफुल बनती गई। गैंजेस वैली में सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध को माना जाता था। तो उसने राजगृह और एक जल दुर्ग, 2 किलो का निर्माण करा इसने, राजगृह फोर्ट और जल दुर्ग, ये दोनों फोर्ट थे, जल दुर्ग, ये दोनों फोर्ट हैं, किले हैं, जो कि पाटली गांव में इन्होंने इसको बनाया, पाटली गांव में इसने इसको बनाया, राजगृह और जल दुर्ग को, ठीक है। गंगा नदी किनारे ये दोनों जो हैं किले हैं। आगे बढ़ते हैं उदाईन पर। उदाईन जो कि अजातशत्रु का बेटा था, उसने उसके थ्रोन को आगे बढ़ाया, सक्सेसर जो था वो इसका उदाईन था। अब उदाईन का काल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? देखो उदाईन का काल इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसी ने पाटलिपुत्र को जो है स्थापित किया था, और बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, या फिर ऐसा इसका कोई पुख्ता तौर पर सबूत नहीं है कि उदाईन ने ही पाटलिपुत्र को जो है
शिफ्ट किया राजगृह से पाटलिपुत्र में। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट थी ये इसी के इतने ही काल के दौरान मानी जाती है। जो बाकी के अकाउंट्स और जो बाकी की बुक्स बताती हैं वो इसी के काल में मानी जाती हैं। वरना तो कहा जाता है कि महाराज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था। तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी जो थी किसने शिफ्ट की थी? उदायन ने शिफ्ट की थी। 460 से 440 बीसी तक इसने भी राज किया है। उदायन जो था ये इतना ज़्यादा खास नहीं था, इसको बहुत जल्दी ही सक्सीड कर लिया अनिरुद्ध, मुंद और नागदशक ने। ठीक है ना, ये सारे के सारे वीक थे और इन्होंने अपने ही खानदानों का कत्ल कर दिया, अपने ही पिताओं का कत्ल कर दिया, अपने ही रिश्तेदारों को मार डाला। अब ये सारे के सारे वीक थे, कमज़ोर थे, जिसका फ़ायदा उठाएगा शिशुनाग। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। शिशुनाग डायनेस्टी जो कि 412 बीसी से 344 बीसी तक एस्टिमेटेड मानी जाती है। ठीक है, एस्टिमेटेड मानी जाती है। तो आप देखेंगे जो कि नागदशक था वो अनवर्दी था, अयोग्य था। वो क्या था? अयोग्य था। उसको नहीं समझ में आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। बस वो तो है कि बन गया राजा, माँ बाप को मार के राजा बन गया, हटा। तो इसने क्या किया, जो लोग थे वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने शिशुनाग को चुना एज द किंग। ठीक है, और ये कौन था एज द किंग? बिकॉज ये जो मिनिस्टर था किसका? लास्ट किंग नागदशक का। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला था शिशुनाग। तो लोगों ने इसी को बोला कि आप हमारे महाराज बनिए। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी शिशुनाग की वो ये थी कि उसने प्रद्योत डायनेस्टी को, जो अवंती के जो राजा थे, पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। शिशुनाग ने कोहराम मचा दिया जो है प्रद्योत डायनेस्टी। और प्रद्योत डायनेस्टी याद है ना, प्रद्योत राजा जब बीमार पड़ा था, प्रद्योत का राजा जब बीमार पड़ा था तो जीवक को भेजा गया था। और यहाँ देखिए इन्होंने पूरा ही तहस नहस करके रख दिया अवंती को। और अवंती जो कि इतने टाइम से एक पुरानी राइवलरी थी मगध की, वो राइवलरी सैकड़ों साल पुरानी दुश्मनी ख़त्म हुई और मगध और अवंती, अब अवंती जो था वो मगध का पार्ट बन चुका था शिशुनाग के अंडर। अब शिशुनाग को जो है काल अशोक जो है सक्सीड कर लेता है। इसका रेन भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसका जो काल है, जो राजकाल है, वो भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वैशाली में एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, दूसरी बैठक जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल की वो इसने शुरुआत की थी लगभग 383 बीसी के आसपास। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा नंद वंश। अब नंद वंश जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 344 बीसी से 323 बीसी तक, क्योंकि 323 बीसी में आप सभी को पता है महाराज सम्राट अशोक जो माफ़ कीजिएगा महाराज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी इसको भगा दिया, ओवरथ्रो कर दिया किसने? महापद्मा ने, है ना, जो कि महापद्मा नंद कौन थे? ये वाली डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के महापद्म ने इसको क्या कर दिया? भगा दिया। अब यहाँ पर एक नई राजाओं की एक नई पंक्ति उन्होंने बना दी। इनको बोला जाने लगा नंद। इनको क्या बोला जाने लगा? नंद। अब ये जो महापद्म थे बेसिकली इनको सर्वशत्रांग तक बोला जाता था। ठीक है ना, इनको सर्वशत्रांग तक बोला जाता था। ये सर्वशत्रांग तक क्या होता है? ये सभी जितने भी क्षत्रिय वंश के लोग होते थे ये उनको मारते थे, ये उनको खदेड़ कर मानते थे और उनको बहुत ज़्यादा नफरत थी क्षत्रियों से। अब क्योंकि महापद्म जो थे वो जो हमारा एक BKVA सिस्टम था इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये बहुत ज़्यादा क्षत्रियों को नहीं मानते थे उस लायक। ठीक है, और उग्रसेन, ये उग्रसेन बेसिकली उग्रसेन भी थे। उग्रसेन का मतलब होता है एक बहुत बड़ी आर्मी का ओनर।
उग्रसेन क्या होता है, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ठीक है। और इतने सारे लोगों को हराकर, इतने सारे लोगों को हराकर इन्होंने एक उपाधि ले ली, एक उपाधि ले ली जिसे कहते हैं एक रथ। एक रथ का मतलब क्या होता है, द सोल मोनार्क, अकेला राजा। तो ये एक रथ बन गया, सबको हराकर इसने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और एक रथ की उपाधि ले ली। अब जो महापद्म है, जो महापद्म था, इसको सक्सीड किया इसके 8 बच्चों ने। जो ये महापद्म था, इसके 8 बच्चे थे और सबसे लास्ट वाला था धनानंद, सबसे लास्ट वाला था धनानंद। इसके 8 बच्चे थे, ठीक है, इसके 8 बच्चे थे, जिसमें सबसे आखिरी जो बच्चा था वो था धनानंद। ये था बिल्कुल लास्ट वाला। अब धनानंद बिल्कुल लास्ट वाला था, तो आपको देखोगे कि धनानंद के काल में, जब धनानंद रूल कर रहा था, तब आप देखोगे अलेक्जेंडर ने हमला किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर 326 BC में, जिसे बैटल ऑफ हाइडस पास कहते हैं इतिहास में, जिसकी जो हमारा अगला लेक्चर का टॉपिक होगा, बैटल ऑफ हाइडस पास, जहाँ पर अलेक्जेंडर आता है और किससे भिड़ता है, महान सम्राट पोरस से, जिसमें पोरस की इतिहास बताता है, जिसमें पोरस की हार हुई थी। खैर मुझे नहीं लगता कि पोरस की हार हुई होगी, ऐसा मुझे क्यों लगता है, मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा आपसे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो धनानंद जो था वो आखिरी राजा था नंद डायनेस्टी में। अब बैटल ऑफ हाइडस पास होता है। इसके बाद 323 BC में जब इसकी मौत होती है, अलेक्जेंडर की, बेबीलोन जो आज का इराक है, इसकी मौत के बाद चाणक्य जो थे, जो आचार्य चाणक्य जी थे, उन्होंने पोरस की हार से, या यूं कह लीजिए पोरस वाले झगड़े से, इस बैटल ऑफ हाइडस पास से काफ़ी कुछ सबक, लेसन्स सीख लिए थे और इन्होंने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट को। और उन्होंने कहा कि जो गलतियां महाराज पोरस ने की हैं वो आप नहीं करेंगे। इसी की वजह से जो है मौर्यन डायनेस्टी इतनी फली फूली, इतना बड़ा इलाका जो है इन्होंने अपने अंडर लिया और मगध पर काफ़ी साल राज किया, मगध को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मगध को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब नंद डायनेस्टी जो थी वो लगभग पूरी तरीके से 321 BC में बिल्कुल ही पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मौर्याज जो थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे, इन्होंने इस डायनेस्टी को हरा दिया और मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी मगध साम्राज्य में। ये था दोस्तों हमारा मगध साम्राज्य का उदय, कि मगध साम्राज्य कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे इसने सभी चीज़ों को जो है डेवलपमेंट्स हमने यहाँ देखने को मिली, कैसे बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य के अंदर अपनी हर्यंक वंश का नींव रखा, उसके बाद कैसे कैसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में दोस्तों। टिल देन आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वो लाइक वाला बटन है वो ज़रूर प्रेस करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल आइकन को प्रेस करके बगल में घंटी को भी प्रेस कर दें, सो दैट मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।